स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल स्टडी विद समीर पर 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कृषि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पूरी दो पार्टों में विभाजित है। आज इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 क्लियर करेंगे और उसमें पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कृषि के बारे में पढ़ते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि कृषि को प्राथमिक क्रिया में रखा जाता है। प्राथमिक क्रिया में 5 तरह के काम आते हैं। उसमें एक खेती आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है और डेयरी फार्म आता है और मुर्गी पालन आता है। ठीक, 5 तरह के काम कृषि में आते हैं और ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया है और हमारे देश की 2/3 आबादी खेती ही करती है। और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है हमारे देश की तरफ से। ये हम निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को भेजते हैं। ये कृषि के उत्पाद हैं। अब कृषि के प्रकार हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार की कृषि की जाती है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। सबसे पहले क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यह प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वो है जो आदि मानव अपने लिए किया करते थे, यानी कि ये वो खेती है जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए उगाता था, खुद की मेहनत से, खुद के औजारों से। इसमें उसको कोई अपनी फसल बेचनी नहीं होती थी, ये सिर्फ अपने लिए उगाता था। और यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। ठीक, ये खुद की जाती है स्वयं के द्वारा और स्वयं के परिवार के लिए, बस अपना भरण पोषण करने के लिए। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए। और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी कि जब वो मिट्टी जिस मिट्टी पे पहले वो खेती कर रहे थे, जिस ज़मीन पर, उसकी उपजाऊपन जब ख़त्म हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए और दूसरी भूमि को अपनाते हैं फिर खेती के लिए। ठीक, और इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। भाई हाँ, इस प्रकार की खेती छोटे लेवल की है तो उत्पादन भी कम होगा, यानी कि थोड़ा सा ही उगाते हैं बस अपने परिवार के लिए। और ये खेती करी कहाँ जाती है? उत्तर पूर्वी राज्य असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में झूम कहा जाता है इस खेती को, झूम खेती। तो यानी कि आपको पता लगा होगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह के कृषि जो है वो पुराने समय से चली आ रही है, आदि मानव के टाइम से। और आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही खेती करते हैं, यानी कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और उसमें पूरा परिवार काम करता है। अब आता है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है और जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये गहन जीविका कृषि है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जनसंख्या को देखकर, भाई ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर कृषि भी ज़्यादा की जाएगी, यानी कि उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा, अनाज वगैरह ज़्यादा उगाया जाएगा। अब आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि क्या होती है? वाणिज्य कृषि होती है जिसमें कृषि को सिर्फ इस वजह से उगाया जाए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है विदेशों में बेचा जाए। यानी कि इस तरह की जो खेती की जाती है वो सिर्फ व्यापार के लक्ष्य से की जाती है कि सिर्फ हमें व्यापार करना है, तो ज़्यादा उगाने की कोशिश की जाती है इस तरह की खेती में। तो अब पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि को मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों को, यानी कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उगेगी ये खेती तो विदेशों में बेचने के लिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। और उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। हरियाणा और पंजाब में तो चावल इस वजह से उगाए जाते हैं ताकि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी भेजे जा सकें, लेकिन उड़ीसा में उगाए जाते हैं चावल भी, लेकिन सिर्फ अपने देश, अपने राज्य तक के लिए, उड़ीसा के लोगों तक के लिए बस। कहने का मतलब क्या है? वाणिज्य कृषि वो है जो व्यापार के लिए काम आए, जिसको इतना उत्पादन किया जाए कि बाहर भी भेजा जा सके। अब आती है रोपण कृषि। यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है।
एकल फसल बोई जाती है, एक ही फसल बोई जाती है बहुत बड़े खेत में एक ही तरह की। और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। यानी कि रोपण कृषि जो है बहुत बड़े एरिया में की जाती है, बहुत सारे इसमें श्रमिक लगते हैं और बहुत पैसा भी खर्च होता है और बहुत सारे मतलब मजदूरों की मदद से की जाती है। हाँ, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये महत्वपूर्ण है, बड़े लेवल पे उगाई जाती हैं और ये भी एक वाणिज्यिक फसल का ही रूप है और इसके उत्पादों को भी बेचा जाता है बाहर विदेशों में। अब आता है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप क्या है? भारत में 3 शस्य प्रारूप ऋतु हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की, खरीफ की और जायद की। यानी कि शस्य प्रारूप मतलब ऋतुओं के रूप। 3 तरह के मौसम हैं भारत में और मौसम के अनुसार ही फसल बोई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले रबी है, फिर खरीफ है, फिर जायद है। आइए सबसे पहले रबी के बारे में पढ़ें। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ये वो फसलें हैं जिन्हें अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है। और इसमें बोई जाने वाली फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। कुछ मुख्य रबी फसलें हैं ये। और आता भी है क्वेश्चन एमसीक्यू में कि रबी की मुख्य फसल बताइए, तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। और कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हरित क्रांति क्या है? वो सन 1960 के दशक में आई थी। हरित क्रांति का उद्देश्य ये था कि खेती को बढ़ाना है बस, और खेती को आधुनिक बनाना है। आधुनिक मतलब अब खेती में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, अच्छे बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का, और फसल जोतने के लिए ट्रैक्टरों का यूज़ करना है और पानी की सिंचाई के लिए पंप का यूज़ करना है। तो ये थी हरित क्रांति जिसके दौरान हरियाली को बढ़ाया गया था, यानी कि खेतों को अच्छा कराया गया था। तो उसके दौरान रबी की फसलें बहुत अच्छी हो गई थी, रबी की फसलों में वृद्धि हो गई थी। और अब खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। यानी कि अब का समय जैसे चल रहा है, अब जुलाई चल रही है, तो इस मौसम के करीब करीब ये बोई जाएंगी फसलें और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी कि ये मानसून के मौसम में बोई जाती हैं जब बारिश आती है, बारिश का मौसम, और फिर सितंबर अक्टूबर में फसलें काट ली जाती हैं। और इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर यानी कि अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं। ये फसलें हैं जो खरीफ की फसलें कहलाती हैं, यानी कि ये मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं। ठीक है। अब पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है पिछले कुछ सालों में। अब रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। रबी और खरीफ के बीच के जो महीने बचे उनके बीच में जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो जायद फसलें कहलाती हैं। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसल की खेती की जाती है। इन्हें जायद फसलें कहा जाता है। ठीक है। अब आती हैं मुख्य फसलें। मुख्य फसलें देख लेते हैं जरा हम। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना और तिलहन, कपास और जूट इत्यादि, ये भारत की मुख्य फसलें हैं। आइए उसमें सबसे पहले चावल के बारे में पढ़ें। चावल इस भारत की सबसे मुख्य फसल है। भारत में अधिकांश लोगों का खाना चावल है और हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी कि इस दुनिया में चीन सबसे ज़्यादा चावल उगाता है और उसके बाद हमारा देश भारत है। और चावल क्या है? यह खरीफ की फसल है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस गर्मी चाहिए, उससे ऊपर ही चाहिए बल्कि, और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि चावल उगाने के लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, और 100 सेंटीमीटर से अधिक पानी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण। पहले जो है पानी वगैरह की कमी रहती थी, तो इस वजह से चावल की फसल जल्दी उगाना हर राज्य के बस की नहीं था। जब से नहरों की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, नहरों के जाल फैल गए इधर से उधर, तो अब चावल की फसल हर राज्य यानी कि ज़्यादातर राज्यों में उगाए जा रहे हैं। मुख्य राज्य इसके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान कुछ मुख्य राज्य चावल उगाते हैं। अब आता है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी
यानी कि ये फसल रबी की फसल है और इसको उगाने के लिए सर्दी का मौसम चाहिए, थोड़ी बहुत खिली धूप भी चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि चावल से थोड़ी सी कम पानी की ज़रूरत है इसे, लेकिन इसे भी 50 से 75 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि पहली चावल है, दूसरी गेहूं है, तीसरी ज्वार है। और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि बारिश होगी तो ही ये फसल फलेगी और फूलेगी। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ज्वार के जो उगाने वाले मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आता बाजरा। बाजरा यह बलुआ और उथली यानी कि काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं बाजरा उगाने के लिए। ठीक है, मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है, यानी कि खाया भी जाता है इस फसल को और जानवरों के चारे के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। यह एक खरीफ की फसल है और यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उस पर उगाई जाती है और इसको गर्मी चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक, अब आती हैं दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा दाल खाता भी है और उगाता भी है और दुनिया भर में पहुंचाता भी है। दालों के मामले में सबसे आगे हमारा देश है। और शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। शाकाहारी खाने में दाल सबसे ज़्यादा प्रोटीन का वो है। दाल कौन कौन सी है? अरहर की, उड़द की, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि कम सिंचाई और कम पानी की आवश्यकता होती है दालों को। और फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर बस बाकी सारी दालें नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, यानी कि नाइट्रोजन को मिक्स करके अपने अंदर, अपनी जड़ों के अंदर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं सारी दालें, अरहर की दाल को छोड़कर बस। अब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें और कौन कौन सी हैं? ये तो हमारी मुख्य फसलें थी। अब अन्य खाद्यान्न फसलें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला गन्ना है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, यानी कि इसे गर्मी और वर्षा दोनों ही ज़्यादा चाहिए। और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत मेहनत का काम है गन्ने की फसल में। जब इसको बोया जाता है, जब से लेकर जब तक इसकी कटाई होती है, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। और ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने उगाने वाला देश है, उसके बाद भारत का नाम आता है दूसरे नंबर पर। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीश बनाने में काम आता है, यानी कि चीनी, गुड़, खांडसारी और शीश बनाने में गन्ने का यूज़ होता है। आप सब जानते हो चीनी तो गन्ने की बनती है ही। और तिलहन, तिलहन क्या है? 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। जितना भी 100% क्षेत्र बोया जाता है उसमें से 12% तिलहन की फसलें बोई जाती हैं हमारे भारत में। और तिलहन की फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली है, सरसों है, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, ये सभी भारत में मुख्य तिलहन फसलें हैं। ठीक है, और मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है, यानी कि मूंगफली सबसे ज़्यादा बोई जाती है। आधे से ज़्यादा तो यह अकेली फसल बोई जाती है तिलहन में। ठीक, अब इसके बाद आता है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि है और यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे।
और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं, यानी कि भारत के अंदर जितने भी चाय के बागान हैं उन सब के मालिक भारतीय हैं और अंग्रेज इस चाय को हमारे भारत में लाए थे। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं, यानी कि इसको वर्षा तो चाहिए, नॉर्मल चाहिए। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसमें भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। अगर इस फसल को उगाना है, सस्ता और कुशल श्रम इसको चाहिए। अब ये उगाई कहाँ कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। ठीक है। अब आता है हमारा 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। 2015 के बाद से भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला देश बना है। अब आती है कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। वो वाली कॉफ़ी की किस्म आज भी हमारे देश में पैदा की जाती है और इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है, अरेबिका किस्म। ठीक है। तो कॉफ़ी वैसे फ्रांसीसी वासी लाए थे, आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी जो है हमारे देश में फ्रांसीसी वासी लाए थे। अब आते हैं बागवानी फसलें पर। बागवानी फसलें देखते हैं क्या है। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। बागवानी फसलें वो हैं जिसमें फल फ्रूट्स उगाए जाते हैं। आपने बाग तो गाँव में सुने होंगे, आम का बाग, केलों का बाग। ये वो हैं जो महंगी होती हैं फसलें और इसमें निगरानी की बहुत ज़रूरत होती है भाई। और फल और सब्जियां महंगी महंगी इसमें बोई जाती हैं। और भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है, यानी कि भारत उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण मतलब ठंडा, दोनों ही तरह के फल और सब्जियां बोई जाती हैं, सर्दी में आने वाली और गर्मी में आने वाली दोनों। और जैसे कि आम, संतरे, लीची, केले, अनानास, अंगूर, ये इन तरह के बाग हमारे देश में ज़्यादा हैं इन फलों के। ठीक है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोई जाने वाली ठंडी फसलें हैं। ये सिर्फ सर्दी, जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, वहीं बोई जा सकती हैं। उसमें सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान रहा है। ये हमारी मुख्य सब्जी हैं जो देश भर में, दुनिया भर में बेची जाती हैं और हमारे देश में भी इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। ये भी बागवानी फसलों में आती हैं। ठीक है। इसी के साथ आज हमारा पार्ट 1 होता है चैप्टर 4 का। पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आपको और किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स भी करें। ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल।